ठीक है, स्टार्ट करें। चलो पेज नंबर 295 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 15 हम बात कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, दैट इज रिलेटेड टू कमिटीज, बोर्ड कमिटीज की बात हो रही है। थोड़ा बहुत डब्ल्यूटी में मैंने आपको इसका रेफरेंस तो दिया ही होगा, क्योंकि वहाँ पे भी ये पॉइंट तो डिस्कस हुआ था। कमिटीज और CSR में भी अपन बात कर रहे थे। कमिटीज का मतलब है क्या, डायरेक्टर्स का जो पूरा ग्रुप है, हम सब कंपनी में डायरेक्टर्स हैं और इतनी सारी क्वांटिटी में इतने लोग डायरेक्टर्स हैं। हर छोटे मोटे डिसीजन के लिए हम सब लोग अगर बैठ के डिस्कशन करेंगे तो डिसीजन होने से ज़्यादा खराब हो जाएगा। बेटर ये है कि हम स्मॉल टीम्स में अपने आप को डिवाइड कर लें और कुछ काम एक पर्टिकुलर टीम को इंटरेस्ट कर दे कि आप देख लेना, और जो आपका डिसीजन होगा हमें बता देना। लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम डिस्कशन में नहीं बैठेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हम सब कॉम्पिटेंट इनफ है कि हम सारे मैटर्स डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना इन ग्रुप्स को बोला जाता है कमिटीज। डायरेक्टर्स में छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं। ऑन एन एवरेज 3 मेंबर की कमेटी बनती है। उन 3 मेंबर की कमेटी को एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है कि ये मैटर जो भी है आप ही हैंडल करना, हम इसमें इंटरफेयर करेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो हम पढ़ चुके हैं दैट इज CSR कमेटी। तो CSR कमेटी वही काम कर रही थी कि CSR को लेके जो भी मैटर्स हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में कितना कितना इन्वेस्ट करना है, सब डिसीजन आप लो, पॉलिसी बनाओ, आप मॉनिटरिंग करो, हमें अपडेट कर देना क्या हो रहा है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाकी डायरेक्टर्स दूसरे काम करेंगे। तो ऐसी ही अलग अलग टाइप की कमिटीज और भी बनती हैं, नॉट ओनली CSR कमेटी, दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल। उसके अलावा 177 में ऑडिट कमेटी है, 178 में नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है, 178 में ही एक सबसेक्शन 5 है, वहाँ पे स्टेक होल्डर्स के ग्रीवियंसेस के लिए कमेटी बनाई है। ऐसी अलग अलग कमिटीज के ऊपर यहाँ पे बात होने वाली है। तो सेक्शन वाइज हम उसको देखेंगे। हर कंपनी के लिए कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। जिनके लिए है उनको तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जिनके लिए नहीं है वो अगर वॉल्यूंटरीली चाहे तो बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं। तो कंपल्शन किस पे है और प्रोविजंस क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। ऑडिट कमेटी की जो बात यहाँ पे होने वाली है 177 में होगी और 178 में बाकी की 2 कमिटीज। ये मिनिमम 3 तो समझाइए। एक CSR वाली अपन देख चुके हैं, और भी बहुत सारी कमिटीज बनती हैं जिनके नाम उन्होंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे आपको जो भी यहाँ पे 295 पे थियरी मिलेगी बोर्ड कमिटीज के बारे में, वो एक जनरल इंट्रोडक्शन है, सेक्शन का पार्ट नहीं है। जितना मैंने अभी तक आपको समझाया उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब लिखा हुआ है। अब आप लैंग्वेज उसकी पढ़ोगे तो आराम से रिलेट हो जाएगा, तो वो आप मार्क करके रख लो, उसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली कमिटीज के बारे में स्पेसिफिक बात करते हैं। जो 296 से वो कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। जैसे सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज ऑडिट कमिटी। ऑडिटिंग जो है कंपनी के साथ एक ऐसा पार्ट है जो इनसेपरेबल है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कंपनी के नाम का टैग लगता है ऑडिट करवाना उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है। ऑडिटिंग इन द सेंस कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उसमें जो भी डेटा वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो डेटा एक प्रोफेशनल आके वेरीफाई करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, एक आउटसाइडर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, और वो अपनी रिपोर्ट बना के देगा कि उसके फाइंडिंग्स में उसको क्या मिला, कितना जेन्यून है ये सब और कितना नहीं। ये नेसेसरी इसलिए है बिकॉज शेयर होल्डर्स जो कंपनी के मालिक है वो मैनेजमेंट नहीं करते। मैनेजमेंट कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स, जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है। तो आपके पैसों का डायरेक्टर्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर आप जानना चाहोगे, और वो डायरेक्टर खुद रिपोर्ट करेंगे तो उसमें कोई मैनिपुलेशन होगा तो पता नहीं चलेगा। तो पॉइंट ये है कि ऑडिटर्स आके अगर वेरीफाई करें, जो आउटसाइडर प्रोफेशनल्स हैं जिनका कंपनी से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, तो उनकी रिपोर्ट ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानी जाएगी और वो रिपोर्ट हर जगह काम आएगी। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काम आएगी, GST डिपार्टमेंट को काम आएगी, आपको एज एन इन्वेस्टर, सेबी को, ROC को, सबको वो डॉक्यूमेंट काम लगेगा। इसलिए ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी होता है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑडिट करना है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से CMA करेंगे, और अगर सेक्रेटरियल ऑडिट है, कंप्लायंस ऑडिट बोलते हैं, तो वो काम आपका होगा एज ए प्रैक्टिसिंग CS। तो 3 अलग अलग टाइप के ऑडिट हैं और तीनों करने वाले प्रोफेशनल्स डिफरेंट है। अब जिस पे ये एप्लीकेबल है उसको करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनीज के लिए सेक्शन 177 में क्राइटेरिया रखा है कि उनको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसका नाम देंगे ऑडिट कमेटी। तो ऑडिटर के साथ जो भी डील करना है थ्रू आउट द ईयर, उसको जो प्रोवाइड करना है, उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है, वो सारा काम कौन करेगा? ये कमेटी करेगी। बाकी के लोग इस मैटर पर दिमाग नहीं लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। अब किसके लिए कंपलसरी कमेटी बनाना हो सेक्शन से देख लेते हैं। 177 में उन्होंने बोला सबसेक्शन 1 में कि हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, इट इज मैंडेटरी कि आपको ऑडिट कमेटी बनानी ही पड़ेगी। दूसरा, ऑल पब्लिक कंपनीज विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर, ये क्राइटेरिया हो गया। टर्नओवर का क्राइटेरिया 100 करोड़ का रखा है, और अगर ये सब भी पूरा नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन ये है कि आपकी कंपनी के जितने लोन्स आउटस्टैंडिंग है, जितना पैसा आपने बोरो कर रखा है, वो लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स जो भी हैं, दैट एक्सीड्स 50 करोड़ रुपीज और मोर। अगर ये चारों लिमिट में से कोई भी लिमिट आपकी कवर हो जाती है, और वाली कंडीशन है,
तो आपके लिए ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी होगा। आ गया समझ में, क्लियर? ये तो ये कंडीशन थी। आगे द पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर आउटस्टैंडिंग लोन, जो भी ऊपर पॉइंट्स बोले थे वो कौन सी डेट के रेफरेंस में लेना है, क्योंकि ये सब चीजें डेली बेसिस पे भी चेंज हो सकती है। तो बोला लेटेस्ट या लास्ट जो भी आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, मतलब 31 मार्च, उसमें जो दिख रहा होगा उस दिन पे जो पेड अप कैप था, जो टर्नओवर था, जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग थी, वो डेटा आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट 10 करोड़, 100 करोड़ एंड 50 करोड़। ठीक है, अब ये लिमिट आपको याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज ये आंसर अगर पूछेंगे और आप ये लिमिट्स नहीं लिखते हो तो वो इनकम्प्लीट है ना, बता ही नहीं पा रहे कि किस पे एप्लीकेबल है, तो आगे की बातों का कोई सेंस नहीं। तो लिमिट याद रखना जरूरी है। द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल नॉट बी कवर्ड, मतलब उनके लिए कम्युनिटी बनाना नेसेसरी नहीं है। जॉइंट वेंचर, होल्डली ओन्ड सब्सिडरी, होल्डली ओन्ड सब्सिडरी मतलब जहां पे 100% कैपिटल आप ही के कंट्रोल में है और किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, तो उसको बोलते हैं होल्डली ओन्ड या 100% सब्सिडरी। डोरमेंट कंपनी, ये हम बात कर चुके हैं पहले। इन सब के लिए ऑडिट कमेटी का कोई सेंस है नहीं। कमेटी में कितने लोग होंगे वो देखते हैं, सबसेक्शन 2 में बताया। देयर शैल बी अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स, मैंने आपको बोला हर जगह ये क्राइटेरिया होता ही है। इसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, जैसे 3 है तो 3 में से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वही अपने 149 सबसेक्शन 6 वाले जो हम बार बार बात करते हैं। मेजॉरिटी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन शुड बी पर्सन विद एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो इम्प्लाइड बात थी। रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ये वन ऑफ द प्रिविलेज हो गया जो सेक्शन 8 कंपनी को मिलता है, क्योंकि बाकी कंपनीज के लिए बोला 3 में से मेजॉरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी में अगर ऐसा नहीं भी हो पा रहा है तो इट इज ओके, वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल नहीं करना है। तो एक रिलैक्सेशन दे दिया और एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन की डेट रेफरेंस में दे रखी। आगे बढ़ने, अब देखो इसमें ना थोड़ा बहुत रिपीटेशन भी मिलने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, जितना कंटेंट दिख रहा है उससे भी कम हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट ही आपके सामने है, लिस्टेड एंटिटीज की बात हो रही है। इसमें लिस्टेड एंटिटी होती है ना, फिर सेबी वालों को लगता है हमारा भी कुछ बोलना बनता है, लिस्टेड कंपनी है, हमारे साथ रजिस्टर्ड है, हम कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ कंपनीज एक्ट वाले ही बोले जा रहे हैं, तो अपनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। बोले हम रेगुलेशंस बनाएंगे, तो सेबी के ना लिस्टिंग रेगुलेशंस है, LODR रेगुलेशंस बोलते हैं। अब ग्रुप 2 जिन्होंने पढ़ा आपको तो पता ही होगा, ज्यादा डिटेल में आप पढ़ के आए हो। तो ये रेगुलेशंस में भी सेम बात की है जो अभी पीछे अपन ने देखी। आपको 2 मिनट लेके अगर पढ़ना है तो आप पूरा टॉपिक एक बार, फर्स्ट टाइम है तो रीड आउट कर लो। अभी आप देख लो इसके अंदर जितना कुछ लिखा है ना 99% अभी पीछे कवर हो गया है। तो कंपनीज एक्ट और सेबी कुछ अलग नहीं बोल रहा है, सेम बात ही बोल रहा है, लेकिन बस दोनों के नाम से आंसर दे रखा है। एक बार रीड करके देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, हो गया? रीड कर लिया? कुछ ऐसा मिला जो नहीं समझ आया, कुछ पूछना है? क्लियर सारे पॉइंट्स? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मीटिंग्स की बात कर लेते हैं। ऑडिट कमेटी के बारे में बात हो रही है, बाकी नॉर्मल बोर्ड मीटिंग की बात नहीं हो रही। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम अटेंडेंस, कि कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, दैट इज कोरम। आगे भी ये सेक्शन आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। अभी बात कर लेते हैं इनके क्राइटेरिया के हिसाब से क्या बोला। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ऑडिट कमिटी मे मीट नंबर ऑफ टाइम्स एज डिजायरेबल टू सर्व द पर्पस। इन सच कंपनीज द कोरम मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स एंड कोरम में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो उनको यहाँ पे अलाउ कर दिया। लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी बोलती है यहाँ हम रेगुलेशन बना सकते हैं, अनलिस्टेड में एक बार ठीक है। लिस्टेड के लिए बोला द ऑडिट कमिटी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी शैल मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, नॉट मोर देन 120 डेज शैल इलैप्स बिटवीन 2 मीटिंग्स। तो ये क्राइटेरिया है, 120 दिन से ज्यादा गैप होना नहीं चाहिए, और ऐसी साल में 4 मीटिंग्स आपको करनी है। क्वार्टरली बेस पे कर लो और क्या। कोरम ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी ईदर 2 members और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी विच एवर इज ग्रेटर, 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। नॉर्मली भी बोर्ड मीटिंग में कोरम का ये क्राइटेरिया होता है, और यहाँ पे बोला है कि कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 एक सिंपल आंसर है। यहाँ पे फंक्शंस बता रहे हैं कि ऑडिट कमेटी का रोल क्या है, काम क्या है उनका, क्यों उनको अपॉइंट किया गया, देख लेते हैं, आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले द रिकमेंडेशन ऑफ द फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो किसको अपॉइंट करना ठीक रहेगा, उनको रेम्यूनरेशन कितना देना रहेगा, और टर्म ऑफ ऑफिस कितना उनका रखें, ये सब डिसीजन लेने का काम ऑडिट कमेटी करती है। तो ये इनका रोल है कि क्या डिसीजन ये लोग ले रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कुछ चेंज किया, बोला इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी फॉर द वर्ड्स recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment, the words recommendation for remuneration shall be substituted। मतलब गवर्नमेंट कंपनी की जब बात होगी तो ये सेंटेंस में इतना फ्रेज चेंज हो जाएगा
तो बाकी के मैटर में इन शॉर्ट ऑडिट कमेटी को कुछ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड कर लेगी। बोलने का मतलब ये। रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पा रहे हैं या नहीं, उनका परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं, वो सब चीज़ों को रिव्यू करना। ऑडिट का प्रोसेस इफेक्टिव प्रूव हो रहा है, एक्चुअली में सही से ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो पा रहे हैं, वो सब वो चेक करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन और ऑडिटर की रिपोर्ट कैसी बनी है उसका एग्जामिनेशन, वो भी ये करेंगे। अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन और ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टी, जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ हो चुका है उसमें बाद में कोई करेक्शन आता है तो करेक्शन ऑडिट कमेटी से अप्रूव कराना पड़ेगा कि आप देख लो, वेरीफाई कर लो कि हम करेक्शन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, जो जेन्युइन करेक्शन नीडेड था वही हम कर रहे हैं, तो आप उसको ऑथोराइज कर दो। तो अकाउंटेंट्स जो भी चेंजेस करेंगे ऑडिट कमेटी से ऑथोराइज करवाना पड़ेगा, ये पॉइंट है। आगे, द ऑडिट कमेटी मे मेक ओमनिबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू बाय अ कंपनी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। अब ये ओमनिबस का मतलब ये होता है कि एक रिलेटेड पार्टी हमारी है या मल्टीपल रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके साथ हमारे ट्रांजेक्शन बार बार होते रहते हैं और बार बार वो ट्रांजेक्शन को फिर अप्रूव कराने ऑडिट कमेटी के पास लाना पड़ता है, जो सेम नेचर के रिपीट ट्रांजेक्शन है। तो ऑडिट कमेटी वन टाइम अप्रूवल दे सकती है कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन आप करो, कोई वेरिएशन हो तो ही लेके आना, सेम ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो बार बार लेके मत आना, तो उसको बोलेंगे ओमनिबस अप्रूवल। वन टाइम मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए जो फ्यूचर में होने वाले हैं एक ही बारी में उसका अप्रूवल दे दिया कि बार बार पूछने आने की जरूरत नहीं। आगे है समझ में, क्लियर? Next, further in case of transaction other than transactions referred to related parties and where audit committee does not approve the transaction, it shall make its recommendation to the board. अगर ऑडिट कमेटी अप्रूव नहीं करती है ट्रांजेक्शन, उनको लगता है कि कुछ इसमें अप्रूवल में इशू आ रहा है, तो बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो पूरा बोर्ड है ना, उसको फिर वो ट्रांजेक्शन एक बार बताया जाएगा, उनसे डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एक चीज है क्योंकि कमेटी में लिमिटेड मेंबर्स है, बोर्ड मतलब फिर सारे डायरेक्टर्स हो गए, इसीलिए कुछ लिमिट्स भी है। In case any transaction involving any amount not exceeding 1 crore rupees is entered into by a director or officer of the company without obtaining the approval of the audit committee and it is not ratified by the committee within 3 months from the date of transaction, such transaction shall be voidable at the option of the committee. And if the transaction is with the related party to any director or is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss. इन शॉर्ट ऐसा है कि 1 करोड़ रुपए तक का ट्रांजेक्शन है और डायरेक्टर ने ऑडिट कमेटी को बिना पूछे वो ट्रांजेक्शन कर दिया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऑडिट कमेटी बाद में वो ट्रांजेक्शन को रेटिफाई कर दे। रेटिफाई करने का मतलब अप्रूवल दे दे, बट अगले 3 महीने में अगर अप्रूवल नहीं दिया तो इसका मतलब ऑडिट कमेटी भी उस ट्रांजेक्शन के फेवर में नहीं थी, तो ये ट्रांजेक्शन वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब आपको पता है, वॉइड भी जा सकता है, वैलिड भी हो सकता है, तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कमिटी। तो कमिटी चाहे तो उस ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करके खत्म कर सकती है। और इस सिचुएशन में डायरेक्टर की वजह से अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो वो लॉस की इंडेमनिफिकेशन या उसकी भरपाई कौन करेगा? डायरेक्टर खुद करेगा। आया समझ में? तो इंडेमनिफाई करना मतलब इंश्योर करना कि जो लॉस हुआ है, डैमेजेस हुए, वो आप पे करोगे, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। Provisions of this clause shall not apply to a transaction other than a transaction referred to in section 188 between a holding company and its wholly owned subsidiary company। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में पॉइंट और डिटेल में डिस्कस हो जाएगा, अभी चलेगा। और क्या रोल है ऑडिट कमेटी का? स्क्रूटिनी ऑफ द इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये बात भी चैप्टर 10 में ही होने वाली, वहाँ पे देखेंगे। वैल्यूएशन पर्पस के लिए, फिनेंशियल कंट्रोल्स को इवेल्युएट करने के लिए, और जो फंड्स रेज हो रहे हैं पब्लिक ऑफर्स के थ्रू उनका कैसा यूज हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो ये सारा काम ऑडिट कमेटी कर सकती है। ये पूरा आंसर है 177 सबसेक्शन 4। आपको ऑडिट कमेटी का फंक्शन या रोल अगर डायरेक्टली पूछ लिया या इनडायरेक्टली पूछ लिया तो इतना ही आपको लिखना है, तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन भी स्ट्रेच नहीं करना है। ऑडिट कमेटी के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो 1 या 2 पॉइंट्स में, एंड देन डायरेक्टली आप आंसर पे आ जाओ। अनरिलेटेड लिखने से भी मार्क्स कट होते हैं। कितनी बार स्टूडेंट्स ना सब कुछ ही लिख देते हैं, मतलब आपकी स्पीड अच्छी है, आपका टाइम है, आपको याद है, तो आप क्या सब कुछ लिख के जा रहे हो, कहीं ना कहीं मार्क्स कम हो जाते हैं उसमें। उल्टा होता है, बिकॉज चेकर को ये मैसेज जाता है कि इसको एग्जैक्टली क्या लिखना है समझ नहीं आया, तो इसने पूरा आंसर लिख दिया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें से कौन सा रिलेवेंट है और कौन सा नहीं है। तो अगर 80% कंटेंट रिलेटेबल है ही नहीं और जो 20% पूछा तो वो आपने लिखा है, बट उसका रेशियो इतना कम दिख रहा है, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि आपको समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या लिखना था। अब यहाँ अगर आपको डायरेक्टली रोल और फंक्शंस के बारे में पूछा है तो ऑडिट कमेटी का वो पूरा आगे 2 पेज का कंटेंट समझाने बैठ गया, मार्क्स कट जाएंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, उल्टा कम हो जाएंगे, क्योंकि जो पूछा नहीं है वो आप लिख रहे हो ना, तो वो कोई सेंस ही नहीं बनता उस बात का। जिस बात का मैंने आपको सवाल ही नहीं पूछा आप उसका जवाब दिए जा रहे हो, तो आपकी इंप्रेशन क्या पड़ेगी कि इसको पता ही नहीं चल रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना।
पेपर में भी सेम चीज होती है। तो ओवर कंटेंट, अननेसेसरी कंटेंट मत लिखो, भले आपकी स्पीड और आपका टाइम कितना भी, वो मैटर नहीं करता, वो इररिलेवेंट है तो नहीं लिखना। चलो देखें आगे 177 सबसेक्शन 5 एंड 6 सिंपल है ये, पावर ऑफ ऑडिट कमेटी, ऊपर जो पॉइंट्स है उसी से रिलेटेड मिलेगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसको टिक कर लो, आराम से पढ़ सकते हो, टेक्निकल पार्ट एक्चुअली हो चुका है। सबसेक्शन 8 में सिर्फ डिस्क्लोजर की बात की है। डिस्क्लोजर में बोला है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बनेगी ईयर एंड पे, 134 सबसेक्शन 3, बार बार मैं रिपीट करता हूँ उसके साथ, बोर्ड्स रिपोर्ट का जो सेक्शन है उसमें डिस्क्लोजर करते टाइम ऑडिट कमेटी की बातें बतानी पड़ेंगी। फर्स्ट पॉइंट में बोला ये बता देना ऑडिट कमेटी में कौन कौन मेंबर है, कितने डायरेक्टर हैं, क्वांटिटी कितनी, वो बता देना। दूसरा बोला वेयर द बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी द सेम शैल बी डिस्क्लोज। बोर्ड और ऑडिट कमेटी के बीच में ना कभी कभी ऐसा डिस्प्यूट या बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कमेटी कुछ और बोल रही है, बोर्ड कुछ और बोल रहा है, वैसा हो जाता है, तो वो सारे डिफरेंसेस भी यहाँ मेंशन करने पड़ते हैं ताकि बाकी रीडर्स को इसके बारे में आइडिया लगे। तो वो बोला है कंपलसरी, तो आपको फॉलो करना है। फिर है 177 सबसेक्शन 9 से 14 वाला पॉइंट। अब इसको मैं आपको पहले एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप एक बार लैंग्वेज रीड करके आओगे, मैं फिर वापस से इसको डिस्कस करवाऊंगा। यहाँ पे बात हो रही है विजिल मैकेनिज्म की। विजिलेंस एक टर्म है, विजिलेंस का मतलब नजर रखना, ध्यान रखना, अलर्ट रहना, मॉनिटर करते रहना कि क्या हो रहा है, दैट इज विजिलेंस, ठीक है। पुलिस अथॉरिटीज और ये सब में विजिलेंस डिपार्टमेंट करके भी होता है, या फिर आप सीबीआईसी की बात कर सकते हो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बात कर सकते हो, जो नजर रखते हैं स्मगलिंग और ये सब चीजों के ऊपर, कोई भी टिप मिलेगी तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो ये विजिलेंस या विजिल मैकेनिज्म का जो काम है वो क्या हो रहा है, ऑडिट कमेटी को बोला है कि आपको ये रोल जो है वो निभाना है ऑफ अ विजिल मैकेनिज्म या विजिलेंस डिपार्टमेंट। इसमें ये लोग क्या करेंगे, बोलने का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर इतना सारा स्टाफ है, अकाउंटिंग और हिसाब किताब में बहुत लोग लगे हुए हैं, सबके पास अपने अपने पावर्स हैं। अगर कहीं पे कोई फ्रॉड हो रहा है कंपनी के अंदर, कोई एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, ऑफिसर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस चीज पर नजर रखने का काम ऑडिट कमेटी का होगा। अब देखो नजर रखने का काम जो होता है ना, उसके लिए फिर आपको इन्फॉर्मर्स भी चाहिए होते हैं। कंपनी में आपके भी ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जिनको आपने बोल रखा है कि ऐसा कभी कुछ पता चले तो हमें आके बता देना, टिप मिलेगी तभी आप विजिलेंस रख पाओगे। एक आपके रूम में, कमेटी के ऑफिस में बैठ के आप पूरे ऑफिस के ऊपर नजर नहीं रख सकते, उसके लिए कहीं ना कहीं आपका स्टाफ में भी उतना कॉन्टैक्ट होना चाहिए जिसपे आपको भरोसा हो गया यार ये एकदम जेन्युइन पर्सन है, फ्रॉड करेगा नहीं, और अगर कोई करेगा तो मुझे आके बताएगा। तो इस तरीके से आप टिप लेके, इन्फॉर्मेशन लेके एम्प्लॉइज को बोल सकते हो कि ऐसा कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करो। अब क्या होगा ना, जो इन्फॉर्म कर रहा है उसको भी आपको कुछ प्रोटेक्शन, कुछ राइट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बिकॉज इन्फॉर्म करने वाले के साथ बाद में फिर परेशानी होती है। अगर आप सच बोलोगे ना बहुत ज्यादा जाके, वो भी प्रॉब्लम है। कितनी बार ऐसा होता है कोई चोरी कर रहा है, बोले वो कर रहा है उसको करने दो, अपने को बीच में नहीं पड़ना। बोले क्यों, इसकी जाके कंप्लेंट मैं करूंगा ना, कल को ये मुझे परेशान करेगा, इसके साथ जितने लोग हैं सीनियर्स में से भी कोई इसकी तरफ होगा जो मिला हुआ होगा, मुझे क्या पता, मैं बोलने जाऊंगा कल को मेरे ऊपर आएगा, मेरी जॉब के ऊपर आ जाएगा, डिमोशन कर दिया, निकाल दिया, सैलरी कट कर दी, कोई और डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो परेशान करेंगे। अपने को क्या करना है, वो चोरी कर रहा है ना, अपन इन्वॉल्व नहीं है ना, करने दो उसको। तो कितने लोग बोलते नहीं है, बट अगर कोई बोल रहा है ना तो बोलने के बाद उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि उसका नुकसान नहीं होगा। वो ध्यान ऑडिट कमेटी रखेगी अगर वो विजिल मैकेनिज्म इस तरीके से सेटल कर रही है। इसको ना विसल ब्लोइंग बोलते हैं। विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ फ्रॉड चल रहा है ना, उसके बारे में लोगों तक मैसेज पहुंचाना, रिवील करना। तो अगर आपने कमेटी को इन्फॉर्म किया तो कमेटी ये ध्यान रखेगी कि आपकी जॉब के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, अननेसेसरी आपका डिमोशन ना हो, अननेसेसरी आपको हैरेस ना किया जाए, काम छोड़ने के लिए प्रेशराइज ना किया जाए, ऐसा कुछ ना हो, और आपको पूरा प्रोटेक्शन मिले, तभी आप सच बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। तो विजिल मैकेनिज्म का जो बेसिक रोल है वो यही है, और यहाँ पे वो एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन या उसकी सेफ्टी की बातें भी हो रही है। अब इतना मैंने आपको बताया, इसके बेस पे अगर आप ये शॉर्ट नोट पढ़ोगे तो आपको मेजॉरिटी चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट आता है तो आप लेके आओ, लैंग्वेज के साथ में फिर से आपको डिस्कस करा दूंगा, लेकिन एक बार पहले आप पढ़ो तो अच्छा है। कुछ आंसर्स पहले ना खुद से पढ़ने से जो लैंग्वेज भी डेवलप होती है, और मेरे समझाए बिना अगर आप एक पैराग्राफ इंटरप्रेट कर रहे हो वो अच्छी चीज है, कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में भी वैल्यू एडिशन हो रहा है। यही चीज वापस कल समझानी है, प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले आप ट्राई करो, देखो आपको कितना सही समझ आया। कल जब फिर से डिस्कशन करेंगे ना तो वो टैली हो जाएगा वैसा। अगेन जो नेक्स्ट आंसर है इसके बाद वो सेबी के रेगुलेशंस वाला आ गया। रीड ओनली लिस्ट है, आप देख लो। एडिशनल रोल ऑफ ऑडिट कमेटी अंडर सेबी। अब ये 21 पॉइंट्स दे रखे हैं, सारे रट के नहीं जाने के, पूरे पूछेंगे और एज इट इज लिखने पड़ेंगे। एक पॉइंट का हाफ मार्क आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि 1 लाइन के पॉइंट्स है। तो अगर आपको 5 मार्क्स में पूछा है तो 10 पॉइंट तो मोर देन इनफ हो गए। 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में अगर डायरेक्टली ये पूछ लिया तो आप इंटू 2 करके पॉइंट्स लिख दो, चलेगा। सारे मेंशन नहीं करने। 3 मार्क्स के लिए 6 लिख दो, आपको लगता है 1-2 एक्स्ट्रा लिखने तो 7 या 8 लिख दिए, बहुत हो गए। उससे ज्यादा पूरे 21 पॉइंट्स तो कहीं नहीं पूछने वाले,
उसका कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। और इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पीछे वाले आंसर से कॉमन ही मिलेंगे, वो तो कट डाउन ही हो गए। उसके अलावा बाकी के पॉइंट्स में से आप 5-6 याद कर लोगे ना तो इनफ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेबी वाला पॉइंट पूरा नीचे भी रिपीट हो रहा है, कंपैरिजन टेबल। हाँ वो बता देता हूँ, पेज 301 पे ना नीचे टॉपिक देखना, ये एडिशनल रोल वाला ए और बी तो आप पढ़ोगे। कंपैरिजन टेबल जो है ना, ये थर्ड टाइम टॉपिक रिपीट हो रहा है। मैंने जानबूझ के रखा है, सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो जाओ पेपर में, इसीलिए मैं इसको हटा भी देता, आपका कोई नुकसान नहीं था। इन्होंने प्रेजेंट ऐसे किया चैप्टर को, पहले सेक्शन 177 में ऑडिट कमेटी समझाई, फिर सेबी रेगुलेशन 2015 LODR वाले उसमें ऑडिट कमेटी को समझाया, फिर अब यहाँ पे कंपैरिजन किया दोनों का, सेक्शन वर्सेस रेगुलेशन। जब दोनों में बातें सेम थी तो कंपैरिजन में वही पॉइंट आने वाले, तो एक ही चीज को 3 बार रिपीट किया। अब अपन एक सेक्शन पढ़ लेते हैं, बाकी तो नहीं पढ़ते चलता, लेकिन एग्जाम में अगर यही आंसर सेबी रेगुलेशंस के नाम से पूछ लिया, आप बोलोगे ऐसा कोई बुक में था ही नहीं, और आपको याद नहीं आएगा कि सेक्शन के पॉइंट्स ही लिखने। तो मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए चीजें रखी है। कंपैरिजन में भी सेम पॉइंट आने वाले, आप उसको देखोगे अभी भी तो आपको जो भी पॉइंट्स दिखेंगे ना रिपीट ही मिलने वाले जो अपन ने आगे देख लिए। तो ये सब लास्ट डे पे ना वापस नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम एक बार कैजुअल रीडिंग कर लेना जस्ट फॉर रेफरेंस के, हाँ मुझे पता है। नेक्स्ट टाइम आपको बार बार ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम मत वेस्ट करना है इस पे। तो देखो नंबर ऑफ पेजेस बहुत कट डाउन हो जाएंगे आपके इतने टॉपिक में, तो चैप्टर अपने आप छोटा हो जाएगा। लास्ट में वापस सेक्शन 77 लेके आए, फिर से वही बात, समरी, ठीक है। तो एक्चुअली में 177 में जितना पढ़ाना था उतना हो चुका है, ये लास्ट के सारे पॉइंट्स में रिपीटेशन है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा था मैंने, पढ़ाना नहीं है उसको, एग्जाम के लिए नहीं लर्न करना है। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है पॉइंट। 178 आज नहीं स्टार्ट करता हूँ, 177 हो गया ना, अपने पेजेस कवर हो गए, बाकी इसको कल कंप्लीट कर लेंगे, कल पैकअप हो जाएगा।